नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से खबर आ रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कल दिल्ली हाई कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब नीति घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। कल दिल्ली हाई कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। कल दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करेगा। तारीख निर्धारित की गई थी। इस तारीख के आधार पर 27 मार्च को कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि ईडी की हिरासत में है अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ वहीं से दिल्ली के तमाम कामकाज और सरकार को चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। का दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में होगी सुनवाई। शराब नीति घोटाले में 32वें आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। कल दिल्ली हाईकोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। शराब नीति मामले में हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ऐसे में हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में फैसले के बाद में अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी की थी, जिसे रोक दिया गया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर तैनाती की थी। साथ ही साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के द्वारा प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी अजितेश, जिस तरह से हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लंबे समय से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध भी लगातार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ पक्ष कल रखा जा सकता है, क्या अपडेट निकल कर सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में खासतौर पर अगर हम देखें जो पक्ष है केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं जो कही जाएंगी। उसमें खास तौर पर 21 तारीख को जिस तरह से ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची और सबसे पहले वो समन देने के लिए पहुंची थी, तो उसमें इस चीज़ का विरोध किया जाएगा कि अचानक से जो गिरफ्तारी की गई, उसके पहले आप समन देने आए थे, समन देने के बाद घर की तलाशी की गई और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ दूसरा पक्ष खासतौर पर जो रखा जाएगा उसमें ये है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूतों की कमी जो है वो केजरीवाल की टीम से बताई जा रही। कहा जा रहा है कि बिना जो सबूतों की कमी के ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें अगर हम देखें तो केजरीवाल की टीम की तरफ से जो लीगल टीम है उसको जो हेड करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके द्वारा भी इस बात का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इस पूरे केस में अगर हम देखें तो अभी तक जो है वो ईडी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि घोटाला, जिस घोटाले का जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पैसे का जो लेन देन की बात कही जा रही है उसको लेकर अभी खुलकर कोई चीज़ तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसके साथ ही साथ प्रियंका अगर हम देखें प्लान बी भी जो है लीगल टीम की तरफ से रखा गया है। इसमें इस बात का भी पक्ष रखा जाएगा कि जो ईडी की कस्टडी में जो रिमांड लगातार अभी दी गई है और उसके बाद बढ़ाई भी जा सकती है अगली सुनवाई में, इसका भी जो है वो विरोध जो है लीगल की टीम करेगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं चार्जशीट की भी बात आ रही थी, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बार बार जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जमानत नहीं मिल सकती है पीएमएलए के तहत। अभिषेक मनु सिंघवी की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, उनका भी साफ तौर से कहना है क्योंकि तमाम ऐसे गवाह हैं जो अब सरेंडर कर चुके हैं और ऐसे में उनके गवाहों के आधार पर यह काम हो रहा है, उसको एक साजिश भी करार दिया है।
बिल्कुल प्रियंका, देखिए किसी भी मामले में अगर हम बात करें महत्वपूर्ण होती है चार्जशीट। और जो शुरुआती केस में जब जांच पड़ताल चलती है तो सीडी तो तैयार की जाती है केस डायरी। जब तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बाद अगर हम देखें चार्जशीट कंप्लीट हो जाती है और सबमिट हो जाती है, उसके बाद पूरे मामले का ट्रायल शुरू होता है। लेकिन अभी तक जो है वो ईडी इस पूरे मामले में पूरी तरह से जो चार्जशीट है अब तक दाखिल नहीं कर पाई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे रही है। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट है लीगल टीम के पास, जो इस बात को कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से इस पूरे मामले में लगातार बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां कर ली जा रही हैं। लेकिन जब फुल चार्जशीट की बात होती है, कंप्लीट केस डायरी की बात होती है, तो वो अभी तक ईडी की तरफ से सबमिट नहीं की गई। ईडी हर बार जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है उसमें इस बात का जिक्र करती है कि जांच जो है अभी जारी है, अभी मामले पर कई और तथ्य जो हैं जिनको जोड़ना जरूरी है, इस बात का ईडी की तरफ से जिक्र किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और नाम है जिनसे अभी पूछताछ बाकी है, इसका भी जिक्र लगातार किया जा रहा है। देखिए अगर हम देखें 4 बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। इसके बाद अगर हम देखें तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर हो चुकी है। 4 बड़ी गिरफ्तारियां, बड़े बड़े नेताओं की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी भी जो है ईडी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में और भी कुछ लोगों से पूछताछ होनी है, या भी जो अभी तथ्य हैं उनको जोड़कर अभी हम आगे जांच कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है लीगल टीम की तरफ से रखने का। हालांकि ये ईडी की तरफ से अगर हम देखें कवच का काम करता है, क्योंकि जब मामले पर सुनवाई होती है तो ईडी की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है। और हालांकि जैसा कि ईडी भी इस पर लगातार आगे कदम बढ़ा भी रही है और कार्रवाई आगे कर भी रही है, तो फिलहाल देखना है कि आखिरकार कल जो है वो क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष सत्र बुलाने का लिया गया फैसला। स्वास्थ्य सेवाओं की दी जाएगी विधानसभा में जानकारी। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष सत्र बुलाने का लिया गया फैसला। स्वास्थ्य सेवाओं की दी जाएगी विधानसभा में जानकारी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत में होने के बाद से एक सत्र को स्थगित किया गया था। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए इस विशेष सत्र को बुलाने का फैसला आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा और आम आदमी पार्टी के संगठन के द्वारा लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष सत्र बुलाने के फैसले के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अजितेश बने हुए हैं। जी अजितेश, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष जानकारियां देनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ सकती है? सत्र 22 मार्च को शुरू होना था, लेकिन 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने इस बात का ऐलान किया था कि फिलहाल जो है विधानसभा सत्र रद्द किया जाता है और अब कल से इसकी शुरुआत होगी। देखिए खासतौर पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो अभी लगातार दिल्ली के अंदर इश्यूज उठ रहे थे सरकारी गवर्नमेंट में, या फिर अगर हम खास तौर पर देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयों की कमी को लेकर जो फ्री में दी जाती हैं, वो तमाम इश्यूज जो हैं इनको लेकर ये क्या इसमें इस सत्र के अंदर इस बात की चर्चा होगी। लेकिन प्रियंका, एक बड़ी चीज़ जो खास तौर पर कल जो है विधानसभा सत्र के अंदर होगी और ये मुद्दा बेहद गूंजेगा कि हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इस बात का जिक्र किया कि एक ऑर्डर दिया है जिसको लेकर आगे काम होना है स्वास्थ्य सेवाओं और उससे पहले साफ सफाई को लेकर, तो ये भी कल जो है एक बड़ी बात होगी। ये मुद्दा गूंजेगा क्योंकि जो सत्र कल से शुरू होगा, जाहिर सी बात है सरकार के आगे के जो काम है उनको लेकर बातचीत होगी, किस तरह से आगे बड़े कदम लिए जाएंगे उसको लेकर जिक्र होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि अरविंद केजरीवाल जब हिरासत में हैं और जिस कागज़ को लेकर आतिशी मीडिया के सामने आई, सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और बताया कि दरअसल ये ऑर्डर्स अरविंद केजरीवाल ने दिए, इनको आगे काम करना है, ये एक अहम मुद्दा होगा जो कल के सत्र में गूंजेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अहम मुद्दे की यहाँ पर आपने बात की है, दोनों ही मुद्दों की बात करें और जिस तरह से दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी के सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल का मैसेज या संदेश देने की कोशिश करते हुए दिल्ली की जनता को नजर आए। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की फिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा ये भी है कि हस्ताक्षर को लेकर भी कहीं ना कहीं कल क्या जानकारी निकलकर सामने आ सकती है या इस पर बीजेपी तैयारी कर रही है बवाल करने को लेकर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीजेपी कल इस इशू को लेकर हंगामा करेगी। और देखिए बीजेपी ने तो आज से ही सड़कों पर, जब बीजेपी थी आज से इस बात का भी विरोध कर रही थी और इंडिया वॉइस के जो सूत्र हैं
वो भी इस बात को बताते हैं कि कागज़ पर किसी भी तरह के हस्ताक्षर जो हैं वो नहीं कराए गए, हिरासत में रहते हुए भी कोई हस्ताक्षर अरविंद केजरीवाल ने नहीं किए। तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्डर जिसका जिक्र केजरीवाल सरकार के मंत्री कर रहे थे, ये कैसे हुआ और ये ऑर्डर किसने दिया? सबसे बड़ी बात यही है और इसी को लेकर कल बीजेपी सवाल उठाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार का कार्यकाल अगर हम बात करें अभी चलेगा और उसमें अगर हम देखें इस तरह के इश्यूज उठ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो ये है कि कोई भी बड़ा ऑर्डर इस तरह से सामने लाया जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर दिया है और उस पर आगे काम किया जाए, और बाद में पता चलता है कि कोई साइन नहीं हुए, कोई किसी तरह के हस्ताक्षर अंदर हुए ही नहीं, केजरीवाल से किसी की मुलाकात हुई नहीं, उन्होंने कोई ऑर्डर जारी किया ही नहीं। तो एक काफ़ी चिंता का विषय है और जाहिर सी बात है कल जब ये सत्र शुरू होगा और इसको लेकर सवाल जवाब भी होंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें जो धुंधली हैं वो कल साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल अजितेश, इस तमाम जानकारी को लेकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। मेरठ में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 30 मार्च को चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 30 मार्च को चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम की जनसभा में जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। मेरठ में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम की जनसभा में जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। 30 मार्च को पीएम मोदी करेंगे बड़ी चुनावी रैली। पीएम की जनसभा में जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। मेरठ में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। तो आरएलडी के जयंत चौधरी के बीजेपी एनडीए के साथ आने के बाद से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं जयंत चौधरी। और ऐसे में किसानों की यदि बात की जाए, किसानों को साधने की बात की जाए, तो माना जा रहा है कि कई राज्यों में जयंत चौधरी के प्रभाव का फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल सकता है। ऐसे में मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली में नजर आएंगे जयंत चौधरी। सोची समझी रणनीति के साथ ही साथ तमाम समीकरण गढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान आगे बढ़ रहा है। मेरठ में चुनावी रैली करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की एक तरफ तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी के साथ आकर किसानों और जाट वोटों को साधने का भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा बैठाने की शुरुआत हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों में और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता आशुतोष मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, इस पूरे मामले में जिस तरह से चुनावी रैली की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को चुनावी रैली करेंगे और अहम जानकारी ये भी है कि जयंत चौधरी भी इस रैली में शामिल होंगे। शायद संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। पीएम की जनसभा में जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। एनडीए में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री के साथ पहली बार मंच साझा करते हुए नजर आएंगे जयंत चौधरी। 30 मार्च को चुनावी रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ जयंत चौधरी। और आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मार्च को चुनावी रैली होनी है और बड़ी बात यहां पर यह है कि जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं जो इस बार का जो चुनाव है उसका चुनावी आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद करने वाले हैं। इस जनसभा में जयंत चौधरी भी उनके साथ रहेंगे और जो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं मेरठ से गोविंद जो है वो पहले ये कहा जाता है कि रामायण में उन्होंने काम किया था, राम की भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं इस चुनावी जनसभा के साथ साथ धर्म और जाति दोनों को जोड़ने का काम जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। चुनावी आगाज जो है वो यहाँ से मेरठ से वो 30 मार्च को यहाँ करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो चुनावी आगाज की शुरुआत हो चुकी है। जयंत चौधरी की अगर बात की जाए तो एनडीए में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री के साथ पहली बार मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। मेरठ के वोटर्स की बात करें तो कितना प्रभाव होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना फायदा होगा जयंत के सामने आने से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर पश्चिम यूपी की बात की जाए तो पश्चिम यूपी कहीं ना कहीं जाट लैंड के नाम से जानी जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत का जो एरिया है, बिजनौर का एरिया, ये जो है ये एक तरह से कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में जयंत चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ जाने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव में तो बहुत फर्क पड़ने ही वाला है। और जो जिस तरह से जाटलैंड कहा जाता है, जो जाटों का रुझान है, पिछले कई चुनाव में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज थी वो जरूर कम हुई थी, लेकिन जयंत चौधरी के आ जाने के बाद से कहीं ना कहीं
अब जो चुनाव है बीजेपी का वो मजबूत हुआ है। जी बिल्कुल आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। होली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर सिर पर रंगीन पगड़ी और आंखों में काला चश्मा। इस दौरान सीएम योगी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रंजिश को लेकर दलित समाज के लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि एससी समाज का आरोप है कि जाति सूचक शब्द बोलकर यह हमला किया गया, तो वहीं घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने खूनी संघर्ष पर ट्वीट किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर की कोतवाली के जोनिहा रोड से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीच रोड पर एक दूसरे को बेल्ट से पीटते हुए लोग दिखाई दिए। अमरोहा के देहात जोया अमरोहा रोड से एक मामला सामने आया है, जहां बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि मकान की छत पर बीजेपी नेता का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। वहीं बीजेपी नेता अजीत चौधरी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि बीजेपी नेता अजीत चौधरी मंडल महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे। रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर में एक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने मजदूर की पीट-पीट कर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि शव के पास से डंडे भी बरामद हुए हैं। तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई की कोतवाली शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं की घर में घुसकर पिटाई करते हुए बता दें कि रिश्तेदारों के मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से ये तमाम घटना घटित हुई है। मथुरा के थाना जैत इलाके में एक सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बता दें कि एक बाइक पर 3 युवक सवार थे और तीनों ही युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बाइक सवार दोनों ही युवकों की हुई दर्दनाक मौत। कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन भी कर रही है।
मिर्जापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के समोगरा के पास से एक सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। सपा ने किया चुनाव का बहिष्कार। रामपुर में लोकसभा के चुनाव का समाजवादी पार्टी ने किया बहिष्कार। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस वार्ता कर दी मीडिया को जानकारी। रामपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। सपा ने किया चुनाव का बहिष्कार। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी जानकारी। सपा ने किया चुनाव का बहिष्कार। समाजवादी पार्टी ने किया चुनाव का बहिष्कार। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस वार्ता कर दी मीडिया को जानकारी। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। रामपुर से जानकारी। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी कर रही है रामपुर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस वार्ता कर दी मीडिया को जानकारी। तो इस वक्त की अहम जानकारी रामपुर से निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर चुनाव का किया बहिष्कार। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी गई जानकारी। और इसी खबर पर हमारे साथ रामपुर से संवाददाता सुरेश दिवाकर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव के बहिष्कार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा कार्यालय पे इस बात का जिक्र किया है कि हम रामपुर से चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम ये आजम खान के आदेश पर करते हैं। अपने नेता आजम खान के आदेश पर इसका जो बहिष्कार है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो उपचुनाव की बात करनी जाए, उपचुनाव में जो वोटरों के साथ बदतमीजी की गई थी, बदसलूकी की गई थी, इसको लेकर यहाँ पर हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल ये बात भी सामने आई थी कि अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव से आजम खान ने रामपुर की सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर मना कर दिया। तो इसको लेकर काफी चर्चाएं तेज थी कि अखिलेश यादव के भाई तेज प्रताप यादव भी रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, अखिलेश यादव भी लड़ सकते हैं। लोगों में सस्पेंस बना है। जो सस्पेंस था वो अभी भी बरकरार है कि रामपुर की सीट से कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का। कल जो नामांकन का दिन है वो अंतिम दिन है। 3:30 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो कार्यालय पर एकत्रित हुए और जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो चुनाव है लोकसभा का उसका बहिष्कार करने की बात कही गई है। बहरहाल अब रामपुर से क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में बहिष्कार करेगी या फिर क्या रहेगा? बहरहाल अखिलेश यादव पर अब जिला अध्यक्ष ने और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता रामपुर के थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि अब अखिलेश यादव जी जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। बहरहाल रामपुर के जो कार्यकर्ता थे, रामपुर से समाजवादी पार्टी ने, रामपुर की पार्टी जो है जिला अध्यक्ष ने बहिष्कार की बात कही है। अब इस पर सभी की निगाहें अभी भी बनी है जी बिल्कुल। रामपुर से आखिर कौन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। अब बहरहाल लोकसभा की उपचुनाव की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के जी बिल्कुल सुरेश, इस तमाम जानकारी को लेकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच मुख्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल से वापस भेजा गया जेल। मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर। अस्पताल से मुख्तार अंसारी को वापस भेजा गया जेल। मेडिकल कॉलेज में हो रहा था इलाज। पेट दर्द की शिकायत बताई थी मुख्तार अंसारी ने, जिसकी वजह से आईसीयू में कराया गया था भर्ती। अस्पताल में इलाज के बाद अस्पताल से वापस भेजा गया जेल। मेडिकल कॉलेज में हो रहा था इलाज। तो मुख्तार अंसारी को लेकर इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने स्लो पॉइजन की बात की थी और इसके बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आईसीयू से इलाज कराकर वापस
जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।